आज तो सुप्रीम कोर्ट ने एक झटके में नई वाली भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के मूल आधार को ही हिला दिया। यूं कह लीजिए कि जड़ से उखाड़ा और चिलचिलाती धूप में फेंक दिया सूखने के लिए। आपने वो कहावत जरूर सुनी होगी, डूबते को तिनके का सहारा। लेकिन यकीन मानिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने देश के हर एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को जो निर्देश दिया है और जो बातें कही हैं, उसने भारतीय जनता पार्टी का आखिरी सहारा छीन लिया है। आखिरी सहारा छीन लिया है। इस पूरे मामले पर विस्तार से और बेहद आसान भाषा में बात करेंगे, बेहद गंभीरता से इसे सुनिएगा। इसके साथ ही इनके बारे में भी बहुत महत्वपूर्ण खबर सामने आई है, वो नहीं जो आपने सुन रखा है, कुछ ऐसा है जो शायद अभी तक आपने नहीं सुना है। एक तो यह है कि इन साहब ने जैसे ही मामले में एंट्री मारी, दिल्ली पुलिस का भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के प्रति जो प्रेम था, वो सुप्रीम कोर्ट के हथौड़े के सामने कमजोर पड़ गया। लेकिन इसके आगे जो हुआ है, इसके आगे जो बात है, वो ध्यान से सुनने और जानने वाली है। उसे भी विस्तार से आपके सामने रखेंगे। और अगली खबर भी सुप्रीम कोर्ट से ही संबंधित है। मामला अतीक और अशरफ के हत्याकांड से जुड़ा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार यानी योगी सरकार को यूं कह लीजिए कि क्लास की बेंच पर खड़ा कर दिया है। कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार का आखिरी बरस चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नरेंद्र मोदी का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए आगे किया जा रहा था। उस वक्त नरेंद्र मोदी को विकास पुरुष के रूप में प्रस्तुत किया गया। यह अलग बात है कि बाद में उस तथाकथित गुजरात मॉडल के गुब्बारे की सारी हवा फुस करके निकल गई। पता चला कि अमेरिका और लंदन की सड़कों की तस्वीरों पर एडिट करके गुजरात के शहरों का नाम लिखकर उसे गुजरात मॉडल बताकर पूरे देश को जबरदस्त टोपी पहना दी गई थी। बहरहाल उस वक्त मुद्दा सिर्फ और सिर्फ विकास, भ्रष्टाचार, काला धन की वापसी और 2 करोड़ रोजगार हर साल वाला था। 15 लाख भी जोड़ लीजिए, नहीं तो आप नाराज हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही केंद्र की सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी काबिज हुई, यानी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी, पूरे देश में ऐसा लगने लगा कि भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव ही चेंज होने लगा है। यानी कि खचिया भर भर के विकास के दावे, करोड़ों रोजगार और 15 लाख हर भारतीय के खाते में जैसे सारे दावों को ढकते हुए नफरती भाषण और नफरती बयानबाजी ने अपनी जगह बना ली। बहुत सारे लोगों को तो समझ में ही नहीं आया कि किस तरह से सारे मुद्दों के ऊपर धार्मिक उन्माद की चद्दर डाल दी गई है। और अब 9 साल बाद ऐसा लग रहा है कि पूरे देश में सारे मुद्दे अब बीजेपी के लिए समाप्त हो चुके हैं। मुद्दा सिर्फ एक बचा है और वो है धार्मिक उन्माद यानी हेट स्पीच, यानी कि नफरती बयानबाजी। और इस खेल में बीजेपी का गली छाप कार्यकर्ता हो या फिर शीर्ष का नेतृत्व, गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक, सब के सब नफरत के बाजार में खरीदार भी हैं और दुकानदार भी हैं। आप प्रधानमंत्री के कपड़ों से पहचान लेने वाले बयान को याद कर लीजिए, गृह मंत्री द्वारा शाहीन बाग में करंट पहुंचाने वाले बयान को याद कर लीजिए, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के गोली मारो फलानों को याद कर लीजिए, भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह को याद कर लीजिए, ये तो हाल ही में कर्नाटक में चाकू में धार तेज करवा रही थी, दिल्ली के भाजपा नेता प्रवेश वर्मा को याद कर लीजिए, कपिल मिश्रा को भी याद कर लीजिए, नहीं तो बुरा मान जाएंगे। यानी कि आप पूरे भारत में ढूंढ मारेंगे तो 10-20 घंटा तो उन नेताओं का नाम लेने में ही निकल जाएगा जिनका काम ही नफरती बयानबाजी करना है। और ये लोग ऐसा इसलिए कर पाते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि इन्हें मालूम है कि सैया है कोतवाल तो डर काहे का, और डर भी किससे होगा जब सैया खुद ही हमाम में कूद पड़े हैं, तो फिर काहे का डर। अक्टूबर 2022 में जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था तो सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था जिसके तहत दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पुलिस को हेट स्पीच के मामलों में स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था। मगर उसके बाद की तस्वीर जब आप देखेंगे तो महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक तक बीजेपी और उसकी विचारधारा से जुड़े हुए तमाम लोगों ने भर भर के नफरती बयानबाजी की है। हमने भी लगातार इन लोगों की हरकतें आपको दिखाई। महाराष्ट्र में ये टी राजा नाम का आदमी किस तरह से मस्जिद के सामने खड़े होकर रामनवमी के मौके पर मुसलमानों को गालियां दे रहा था, मां बहन की गंदी गंदी गालियां दे रहा था, धमकियां दे रहा था, मस्जिद की तरफ इशारे करते हुए गालियां दे रहा था, वो भी हमने आपको बताया था। मगर इस पर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आई। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र की सरकार से सवाल करने पर गायकों पर एफआईआर तुरंत हो जाती है। अब हेट स्पीच के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि हेट स्पीच के मामले में स्वतः संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज करिए और यह बिल्कुल मत देखिए कि हेट स्पीच का मामला किस धर्म से जुड़ा हुआ है। और इतना ही नहीं, पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सभी को यह निर्देश जारी कर दिया गया है। यानी कि जो निर्देश पहले 3 राज्यों को था, अब पूरे भारत को दे दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया है कि हेट स्पीच के मामले में यह नहीं होना चाहिए कि इंतजार करें कि कोई आएगा, शिकायत करेगा, तब हम उसका संज्ञान लेंगे। स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करिए। और अगली लाइन जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है उसे ध्यान से सुनिएगा। जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की पीठ ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करने में किसी तरह की हिचकिचाहट दिखाई दी तो फिर यह अदालत की अवमानना के रूप में देखा जाएगा। अब जरा सोच कर देखिए, कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास यहां कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं है जिससे वो जनता के बीच खुलकर रख सके और जनता उसे पचा पाए, क्योंकि कोई भी मुद्दा रख देना आसान है, जनता उसे एक्सेप्ट कितना करती है यह देखने वाली बात होती है। प्रधानमंत्री से लेकर पूरी बीजेपी भ्रष्टाचार पर विपक्ष को घेरना चाहती थी, मगर कर्नाटक में तो खुद ही बीजेपी के मुख्यमंत्री को पेसीएम कहा जाता है। पेसीएम के पोस्टर बेंगलुरु में लगाए गए थे। 40% कमीशन वाला मुख्यमंत्री कहा जाता है। वहां के ठेकेदार ने खुद प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा कि भैया यदि 40% कमीशन हम मंत्री जी को देंगे तो फिर कमवा कैसे करेंगे। प्रधानमंत्री की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। ठेकेदार ने मजबूरन आत्महत्या कर ली और उस आत्महत्या के लिए जिस मंत्री को जिम्मेदार ठहराया गया, जिस भाजपाई मंत्री को
को जिम्मेदार ठहराया गया, उसने इस्तीफा दे दिया, उससे इस्तीफा ले लिया गया, यानी सरकार से बाहर कर दिया गया। भ्रष्टाचार के आरोपी के एस ईश्वरप्पा को स्वयं प्रधानमंत्री जी फोन करके उसकी तारीफ करते हैं, उसका वीडियो वायरल हो गया। तो क्या बीजेपी के पास भ्रष्टाचार पर बोलने के लिए अब भी कुछ बचा है, वो भी कर्नाटक में? हाल ही में भाजपा विधायक के पास से 8 करोड़ रुपए कैश पकड़ा गया था। क्या वहां की जनता इतनी मूर्ख है कि वो ये नहीं पूछना चाहती है कि उस विधायक के यहां ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ये सब क्यों नहीं पहुंची? गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया था क्या? आप यूं ही देख लीजिए कि जैसे जैसे कर्नाटक में चुनाव नजदीक आ रहा है, वहां भी धर्म का तड़का लगाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये कोशिश पिछले कई सालों से चल रही है, कभी हिजाब के नाम पर, कभी गौमांस के नाम पर, मगर सारी कोशिशें फेल होती हुई नजर आ रही हैं। और इन सब के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अब इस तरह का निर्देश दे दिया है। जानकार मानते हैं कि अब बीजेपी के पास सिर्फ यही एक मुद्दा रह गया है, धर्म वाला, यानी कि नफरत वाला। और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख था, उससे नजर आता है कि बीजेपी की यह आखिरी उम्मीद भी बहुत जल्द उससे छिन सकती है। क्योंकि यदि नफरती बयानबाजी पर मामले दर्ज होंगे, हो सकता है आज सरकार कार्रवाई न करे, कभी न कभी तो कार्रवाई होगी। यह भी हो सकता है कि सरकार अपने लोगों को बचाने के लिए कोई दूसरा रास्ता निकाले। लेकिन एक बात याद रखिए, मुकदमे बंद होने के बाद भी खोले जाते हैं, क्योंकि केस रिओपन करना सिर्फ बीजेपी की सरकार को ही नहीं आता है, बाकियों को भी आ सकता है। अब पहले बात कर लेते हैं भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले की। इसके बाद बताएंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने अतीक अहमद की हत्या के मामले में यूपी सरकार को क्लास की बेंच पर खड़ा कर दिया है और तगड़ी वाली क्लास लगा दी है। पिछले दिनों जब महिला पहलवान भाजपा सांसद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करके शुक्रवार तक जवाब मांगा था। और शुक्रवार को दिल्ली पुलिस ने यूं कह लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया और कह दिया कि हम भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे। और इस मामले पर सुनवाई कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी डीवाई चंद्रचूड़ साहब। तो सीजेआई और जस्टिस पीएस नरसिम्हा को बताया गया कि भाजपा सांसद के खिलाफ मामला दर्ज करेगी दिल्ली पुलिस। इसके बाद सरकार के वकील ने कहा कि अब इस मामले में कुछ नहीं बचा है। तभी सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने महिलाओं की सुरक्षा की मांग रख दी। और आगे कपिल सिब्बल ने जो कहा है उसे जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि मुसीबत घेर के आई। सवाल यह है कि क्या यह मामला भाजपा के बाहुबली सांसद जिस पर 40 मुकदमे दर्ज हैं, क्या यह एक मामला और बहुत सारी मुसीबतें खड़ा कर सकता है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने कहा है कि हम 2 आधारों को लेकर चिंतित हैं। नंबर 1 सुरक्षा और दूसरा ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 40 मामले हैं। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि हम आपको पूरी सूची मुहैया कराएंगे। आगे यह भी कहा है कि एक नाबालिग लड़की जो यौन उत्पीड़न की कथित शिकार है, उसको खतरे की आशंका है। चीफ जस्टिस ने दिल्ली पुलिस को निर्देश देते हुए कहा कि नाबालिग लड़की को खतरे का आकलन करिए और सुरक्षा प्रदान करिए। इसके साथ ही सुरक्षा प्रदान करने के बारे में आप हमें अवगत करा सकते हैं। इसके बाद चीफ जस्टिस ने इस मामले को अगले शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। यानी कि जो दिल्ली पुलिस पिछले कई महीनों से इन पहलवानों की गुहार नहीं सुन रही थी, सुप्रीम कोर्ट का एक नोटिस पहुंचते ही दिल्ली पुलिस लाइन पर आ गई और कह दिया कि हम मुकदमा दर्ज करेंगे। भाजपा सांसद के खिलाफ मामला भले ही दर्ज हो जाए, लेकिन इस घटना ने भारतीय जनता पार्टी की चाल, चरित्र और चेहरे को बेनकाब कर दिया है। सिद्ध कर दिया है कि व्यक्ति चाहे जितना बड़ा अपराधी हो, दुर्दांत अपराधी हो, उसके ऊपर बलात्कार का आरोप लग जाए, भ्रष्टाचार का आरोप लग जाए, व्यभिचार का आरोप लग जाए, भारतीय जनता पार्टी और उसके शीर्ष नेतृत्व को इन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस बीजेपी के लिए वो आदमी मजबूत होना चाहिए, यानी कुर्सी दिलवाने वाला होना चाहिए। सोच कर देखिए ये सारी चीजें कितनी हास्यास्पद हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में घिरने के बाद जो मंत्री इस्तीफा देता है, सरकार से बाहर किया जाता है, उसे प्रधानमंत्री जी फोन करके उसकी तारीफ करते हैं। एक बाहुबली सांसद जिसके ऊपर पहले से 40 मुकदमे दर्ज हैं, उस पर देश का नाम ऊंचा करने वाले महिला खिलाड़ी यौन उत्पीड़न का आरोप लगाती हैं। महीनों तक इंतजार करने और लगातार धरना प्रदर्शन करने के बावजूद उस एक सांसद पर एफआईआर दर्ज नहीं होता। अंत में मजबूरन सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है और सुप्रीम कोर्ट की नोटिस पर दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज करने को मजबूर होती है। कितना जबरदस्त विश्वगुरु बना रहे हैं ब्रह्मांड के सबसे लोकप्रिय नेताजी। जंतर मंतर पर धरना दे रहे खिलाड़ी लगातार यह आरोप लगा रहे हैं कि शिकायतकर्ताओं के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, अधिकारी उनके घर पे जाके पैसा देने की पेशकश कर रहे हैं। वहीं साल 2014 में लखनऊ में एक नेशनल कैंप में मौजूद फिजियोथेरेपिस्ट परमजीत मलिक ने भी इन खिलाड़ियों के साथ खड़े होते हुए एक बयान दिया है। उनके इस बयान को ध्यान से सुनिए। उन्होंने बताया है कि उस वक्त कैंप में उन्हें कम से कम 3 जूनियर महिला पहलवानों ने बताया था कि उन पर दबाव डाला गया और रात में ब्रजभूषण शरण सिंह से मिलने को कहा गया था। रात में मिलने को कहा गया था। उन्होंने यह भी बताया है कि जूनियर खिलाड़ी सीनियर खिलाड़ियों से मिलकर यह बातें बताते हुए रोया करती थी, लेकिन उस वक्त भी इस भाजपा सांसद पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यानी कि यदि महिला खिलाड़ियों के आरोपों को सच माना जाए तो भाजपा सांसद बहुत पुराने वाले खिलाड़ी हैं। हालांकि एक सच यह भी है कि हर पाप का अंत होता है, लेकिन शायद अभी यह कह देना जल्दबाजी होगी। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक रील बड़ा वायरल हो रहा था, मेरा कुत्ता कुत्ता तेरा कुत्ता टॉमी। इसी तरह के आरोप उत्तर प्रदेश के रामराज्य वाली सरकार पर पिछले 6 सालों से लगातार लग रहे हैं। चारों तरफ से यह आरोप लगता है कि यूपी की योगी सरकार एक जाति विशेष के माफियाओं को छोड़कर विपक्षी दलों से संबंधित माफियाओं और विशेष धर्म
के माफियाओं पर जबरदस्त कार्रवाई कर रही है। बुलडोजर से लेकर एनकाउंटर तक कार्यक्रम जारी है। गाड़ी पलटने से लेकर अस्पताल में पुलिस कस्टडी में हत्या तक रामराज की परिभाषा बन चुकी है। दुनिया के इतिहास में शायद यह पहली बार हुआ होगा कि कानून व्यवस्था के जबरदस्त असफलता पर कोई सरकार अपनी पीठ थपथपाती हो और नेताजी लोग खुद की वाहवाही कर रहे हो। साल 2017 से अब तक उत्तर प्रदेश में हुए 183 एनकाउंटर की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में एक्सपर्ट कमेटी से कराए जाने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई है। इसमें कानपुर वाले विकास दुबे से लेकर अतीक अहमद की हत्या तक की जांच की मांग की गई है। कोर्ट ने यूपी सरकार द्वारा जांच में अब तक उठाए गए कदमों पर हलफनामा मांग लिया है। अन्य कई तरह के एनकाउंटर की जांच के बारे में भी जानकारी मांगी है। विकास दुबे के मामले में जो जांच आयोग गठित हुआ था उसकी रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट ने मंगवा ली है, जिसमें यूपी पुलिस को विकास दुबे के एनकाउंटर मामले में क्लीन चिट दे दी गई थी। सुनवाई के दौरान यूपी सरकार से यह पूछा गया कि हत्यारों को यह जानकारी कैसे मिली कि अतीक और अशरफ को अस्पताल ले जाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछ लिया कि अतीक और अशरफ को अस्पताल में सीधे एम्बुलेंस से क्यों नहीं ले गई पुलिस, परेड करवाने की क्या जरूरत थी। इस पर वकील ने कहा कि दूरी बहुत कम थी, इसलिए पैदल ले जाया गया। फिर कोर्ट ने कहा कि आपके पास जो भी सामग्री है वो यहां रख दीजिए, हम इस पर गौर करेंगे। आगे इस मामले को 3 सप्ताह के बाद के लिए सूचीबद्ध कर लिया गया है। अतीक अहमद हत्याकांड के बाद जनता के बीच एक सवाल पैदा हो गया है और ज्यादातर लोग ये कहने लगे हैं कि माना कि वो अपराधी था, गुंडा था, मवाली था, माफिया था, मगर पुलिस कस्टडी में कैसे किसी की हत्या हो सकती है। यह कैसी कानून व्यवस्था है जहां पुलिस के बीच भी कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं रह पाता है। कोई अपराधी है तो उसे सजा देने का काम कोर्ट का है। यदि सरकार कायदे से मुकदमा लड़के अतीक अहमद को कोर्ट से सजा दिलवाती, फांसी की सजा दिलवाती तो